नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है बिग एंड बोल्ड का, जहां दिखाएंगे आपको बड़ी खबर बेबाक अंदाज में, और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिग एंड बोल्ड में आज दिखाएंगे मोदी विरोधी चारे खानों चित हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उद्धव का रोड मैप पॉलिटिक्स आपको आज दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद को लेकर एक्टिव मॉडा गैंग, रायशुमारी से पहले साले का खेल, ओवैसी ने भी एंट्री ले ली। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आज बिग एंड बोल्ड में, और दिखाएंगे आपको कि कांग्रेस राज में घोटालों की आंधी, ईडी चार्जशीट में कैसे आई प्रियंका गांधी, ये भी आपको बताएंगे। और क्या है किम की विध्वंसक तैयारी, कांप गया जापान, सुपर पावर पर कैसे पड़ेगी भारी, आज बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगा। लोग अपने बच्चे को इस उम्मीद में स्कूल भेजते हैं कि वहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक वो बनेंगे। पर सोचिए जरा, अगर आपके बच्चों से स्कूल का टॉयलेट साफ करवाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा हुआ कांग्रेस शासित कर्नाटक के शिवमोगा में, जहां एक सरकारी स्कूल के अंदर छोटे बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में छोटे बच्चे पढ़ाई के बजाय टॉयलेट साफ करते दिख रहे हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक का शिक्षा विभाग एक जांच कमेटी बनाने की तैयारी में। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले बेंगलुरु के भी सरकारी स्कूल में इस ही तरह की घटना सामने आई। ये तस्वीरें जरा देखिए, जहां कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूली बच्चों से टॉयलेट साफ किया जा रहा है। ये कई बच्चे टॉयलेट को साफ कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आई, उसके बाद अभिभावक आक्रोशित भी हैं। इससे कुछ दिन पहले आपको बता दूं, याद दिलाऊं कि बिग एंड बोल्ड में दिखाया था, बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो वहीं सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर कई किसान संगठनों ने फिर मोर्चा खोल दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पहले से मुस्तैद पुलिस बल ने उनका रास्ता रोक लिया। दरअसल आज शाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसी बैठक का विरोध करने के लिए किसान संगठन जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। सभी प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने संगठनों के झंडे और अपने बैनर लेकर चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। फिर उन लोगों ने सड़क पर अपना धरना शुरू कर दिया। तो बिग एंड बोल्ड बड़ी खबर यह कि उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम के बाद अब दूसरे आरोपी अरमान की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। अरमान का घर प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में था, जहां धूमनगंज थाने की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से अरमान लगातार फरार चल रहा है। उसके सिर पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा। आपको बता दूं कि अरमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, और उमेश पाल की हत्या के दिन गुड्डू मुस्लिम को बाइक पर बैठाकर घटना वाली जगह तक अरमान ही लेकर आया था। इधर भी कैमरा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश भर के हिंदू भक्तों के साथ सनातनी शबनम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुकी है। मगर शबनम की ये राम भक्ति कुछ लोगों को और कुछ मौलानाओं को रास नहीं आ रही, क्योंकि मुस्लिम होने के बावजूद शबनम की भगवान राम के प्रति आस्था उन्हें खटक रही है। जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली शबनम अपने दोस्तों के साथ पैदल अयोध्या के लिए निकल चुकी है। चेहरे पर हिजाब, कंधे पर भगवा ध्वज और झोले पर राम मंदिर की तस्वीर लिए शबनम का लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। शबनम शेख अपनी यात्रा में मुंबई से नासिक होते हुए मध्य प्रदेश के बड़वानी तक पहुंच चुकी हैं। इस दौरान रास्ते में कोई भी सनातनी शबनम के बारे में सुन रहा है तो उनसे मिलने पहुंच रहा है। राम नाम की इस यात्रा में शबनम को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ इलाकों में पुलिस भी शबनम को सुरक्षा दे रही है। शबनम की यात्रा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं या राम को सिर्फ एक धर्म से जोड़कर देखते हैं। जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। शबनम का टारगेट ये कि वो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंच जाएं। मगर किसी भी वजह से देरी हुई तो उसके बावजूद वो भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या नगरी पहुंचना चाहती हैं। उनकी यही भक्ति, यही आस्था कुछ मौलानाओं को खटकनी शुरू हो गई। इस्लाम के नियमों का हवाला देते हुए वो लोग सनातनी शबनम की इस यात्रा को गलत ठहराने की कोशिश में हैं। एक तरीके से ये कहिए, ईमान की बहुत बड़ी कमजोरी है और इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। राम किसी धर्म के नहीं, राम सबके हैं, और ये बात देश में रहने वाला हर शख्स जानता है। मगर शबनम इस बात को जानने के साथ साथ इसे मानती हैं, और इसलिए किसी की परवाह किए बगैर वो भगवान राम के दर्शनों के लिए निकल पड़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं। इसे लेकर प्रभु श्री राम की नगरी को फूलों से सजा दिया गया। शनिवार को पीएम मोदी श्री राम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियों की आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, तो वहीं 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम आदित्यनाथ योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। आचार्य सत्येंद्र दास भी गर्भगृह में उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा अयोध्या राम भक्ति में डूबा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। क्या है पूरी समारोह की तैयारियां, आइए एक एक डिटेल में आपको बताता हूं। 16 जनवरी को सरयू नदी के तट पर दशविध स्नान होगा, विष्णु पूजन होगा और गोदान होगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू नदी का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी को उसी जगह पर अयोध्या जी के अंदर गणेश अंबिका पूजन होगा, वर्ण पूजन होगा, मातृका पूजन होगा, ब्राह्मण वर्ण होगा, वास्तु पूजन का अनुष्ठान शुरू होगा। उसके अगले दिन 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी, नवग्रह की स्थापना की जाएगी और हवन किया जाएगा। अगले दिन 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नादिवास कांड किया जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति का दिव्य स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को सुबह पूजन के बाद मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन 4 साल पहले दिसंबर की ठंड में शाहीन बाग का प्रदर्शन आपको बखूबी याद होगा। इसके बाद दिल्ली ने जो दंगे देखे उसके जख्म आज भी हरे हैं। क्या एक बार फिर दिसंबर की सर्दी में दिल्ली को सुलगाने की कट्टरपंथी से कोशिशें तेज हो गई? इस बार बल्कि शाहीन बाग नहीं बल्कि सुनहरी बाग मस्जिद ठिकाना हो सकता है। मुसलमानों को भड़काने के लिए इस मस्जिद के बहाने बाबरी विवाद की याद दिलाई जा रही है। एनडीएमसी का ये वो पब्लिक नोटिफिकेशन है जिस पर नया बखेड़ा शुरू हो गया। इस नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने को लेकर लोगों से राय मांगी गई। कहा गया कि 1 जनवरी शाम 5 बजे तक दिल्ली की जनता अपने सुझाव दे। उसमें जो सुझाव आएंगे वो हम हेरिटेज कमेटी को भेजेंगे। उसमें से जो सुझाव आएंगे उनका सार निकाल करके हेरिटेज कमेटी के पास जाएगा और हेरिटेज कमेटी जो डिसीजन लेगी उसके हिसाब से उसका एक्शन होगा। एनडीएमसी के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुनहरी बाग मस्जिद के लिए हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद को गिराने की साजिश है। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद सांप्रदायिक शक्तियों का हौसला बढ़ गया। उनकी निगाहें हमारी इबादत गाहों पर हैं। हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। प्रशासन को गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा, तो वहीं मुंबई में रजा कादमी ने उलेमाओं की बैठक बुलाई। मुस्लिम संगठन एनडीएमसी पर सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो सुनहरी बाग मस्जिद को बचाने के लिए हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल सुनहरी बाग मस्जिद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इलाके में आता है। भविष्य में मस्जिद की वजह से ट्रैफिक सिस्टम में परेशानी न आए, इसी को देखते हुए एनडीएमसी इस मस्जिद को हटाने के लिए पब्लिक ओपिनियन मांग रही है। तो सुनहरी बाग मस्जिद विवाद में असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े। उन्होंने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी और नोटिस वापस लेने की मांग की। लेकिन क्या पूरा मामला है, अब जरा आपको ग्राफिक के जरिए मैं समझाता हूं। दरअसल सुनहरी बाग मस्जिद उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर इस मस्जिद को हटाने के लिए एनडीएमसी ने लोगों से सुझाव मांगे। लोग 1 जनवरी तक अपना सुझाव दे सकते हैं। चीफ आर्किटेक्चर का कहना यह कि जहां पर यह मस्जिद है वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जाम की समस्या रहती है और इसलिए ट्रैफिक और आसपास के वातावरण को देखते हुए मस्जिद को हटाना बहुत जरूरी है। हालांकि एनडीएमसी के नोटिस के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। तो यूपी के अलग अलग शहरों से वाइल्ड एनिमल्स को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जहां टूरिस्ट टाइगर कपल्स की अठखेले देख रोमांचित हो उठे, तो अमरोहा में तेंदुए के 2 शावक मिलने से लोगों की नींद उड़ी। सड़क पर टाइगर की अठखेलियां, तस्वीरें यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हैं। इन दिनों यहां आने वाले टूरिस्ट को बाघ के खूब दर्शन हो रहे हैं। लोगों को एक साथ 2 बाघों के दीदार हुए। सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों में कई टूरिस्ट हैं और सड़क के बीचों बीच बाघ मौज मस्ती करता नजर आ रहा है। बाघ ने सड़क किनारे लगे पेड़ पर 2 बार चढ़ने की कोशिश की, जबकि दूसरा टाइगर आराम फरमा रहा है। लोग गाड़ी में बैठकर इस अद्भुत नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। करीब 5 मिनट चहलकदमी के बाद दोनों बाघ जंगल में चले गए।
सैलानियों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो अब वायरल है। एक और जहां टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी को देखकर टूरिस्ट रोमांचित हैं, तो वहीं यूपी के अमरोहा में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। दरअसल गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिले। सुबह किसान जब खेत में पहुंचे तो उन शावकों को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आनंद फानन में वन विभाग को खबर दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने दोनों शावकों को कब्जे में लिया। हालांकि अब गांव वालों को इस बात का डर है कि अपने बच्चे की तलाश में अगर तेंदुए गांव में आते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। तो कांग्रेस राज में घोटालों की आंधी, ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी, उनका नाम क्यों आया है पूरी खबर बताऊंगा आपको। उससे पहले देखिए, मदिरा मुक्त होगी प्रभु श्री राम की नगरी। रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह से शराब की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी है। जल्दी ही रामनगरी को मदिरा मुक्त घोषित किया जाएगा। इसे लेकर आबकारी विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। योगी सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर कहीं भी शराब बिक्री नहीं होगी। इस इलाके में पहले से ही मांस की बिक्री पर बैन है। जेएनयू में एक बार फिर विवादित स्लोगन लिखने का मामला सामने आया। भाषा अध्ययन केंद्र की दीवारों पर लिखे स्लोगन में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात कही गई। स्लोगन के साथ एनएसयूआई का नाम लिखा गया, लेकिन एनएसयूआई ने इसे साफ इनकार करते हुए संगठन को बदनाम करने की साजिश करार दिया। बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच के 2 डॉक्टर्स से रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दोनों डॉक्टर्स से 5-5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। अपराधियों ने मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल किशोर और स्त्री रोग विभाग में डॉक्टर गीता सिंह को चिट्ठी भेजकर रंगदारी की मांग की। इसे लेकर पीर बहोर थाने में केस दर्ज किया गया है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास शाहगढ़ इलाके में बीएसएफ ने एक शिकारी बाज को पकड़ा। इसे शिकारी पक्षी के पंजे में रिंग भी लगी है। इस रिंग से बताया जा रहा है कि बाज पालतू है। हालांकि बीएसएफ को किसी भी तरह का ट्रांसमीटर नहीं मिला। जांच पड़ताल के बाद बीएसएफ ने बाज को वन विभाग के हवाले कर दिया, लेकिन वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में बाज की मौत हो गई। अब जांच एजेंसी पूरे मामले की गहराई से जांच में लगी हैं। ठाणे में आज यहूदियों के पूजा स्थल पर बम की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तुरंत बम निरोधक दस्ते को रवाना किया गया। पूरे स्थल को खाली कराया गया। लोगों की आवाजाही को रोककर पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक इस तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई। तो वहीं दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई। मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह दोनों मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पार्टी एक है और एक रहेगी। तो वहीं खुद के इस्तीफे के सवाल पर ललन सिंह भड़क गए। आज की मीटिंग के बाद पार्टी की ओर से केसी त्यागी ने कहा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। जेडीयू में जारी तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। तो किम की नियुक्त तैयारी सुपरस्टार सुपर पावर पर पड़ेगी भारी। पूरी डिटेल आगे होगी। पहले देखिए आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी की हुंकार। आरएसएस के दुर्ग नागपुर में आज कांग्रेस ने हुंकार भरी। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता रैली में शामिल हुए, लेकिन अंतिम समय में सोनिया और प्रियंका का दौरा रद्द कर दिया गया। ईडी की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया। जांच एजेंसीज ने पीएमएलए के तहत उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया। यह पूरा मामला हरियाणा में जमीन खरीद से जुड़ा है। हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संजय राउत ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रामलला को किडनैप कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी का इवेंट है। राउत ने राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी जुमला बताया है। जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बेंगलुरु में भाषा को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में बुधवार को कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। इन जगहों को निशाना बनाया गया जहां साइन बोर्ड्स पर कन्नड़ की बजाय हिंदी या अंग्रेजी भाषा लिखी थी। प्रदर्शनकारियों ने कई साइन बोर्ड फाड़ दिए और कईयों पर कालिक पोत दी। हैदराबाद के चार मीनार में आज गृहमंत्री अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। लोकसभा की तैयारी में जुटे बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के एक बड़े स्टेडियम को डिटेंशन कैंप बना दिया। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर यह कि इस स्टेडियम में हमास के उन लड़ाकों को रखा जा रहा है जिन्होंने जंग के बीच इजराइल के सामने सरेंडर किया।
स्टेडियम में बनाए गए डिटेंशन कैंप का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इजराइल की कैद में हमास के सैकड़ों लड़ाके नजर आए। उनमें कुछ के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं थे, जबकि कुछ की आंखों में काली पट्टी बंधी थी। फिलिस्तीन का आरोप यह कि इस डिटेंशन कैंप में इजराइल ने कई नाबालिग बच्चों को भी कैद करके रखा है। और अमेरिका के ह्यूस्टन में सड़क पर मौत का तांडव सामने आया। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। खौफनाक हादसे में 2 बच्चों समेत कई लोगों की दर्दनाक मौत। इस विशाल ट्रक को देखिए। ड्राइवर ने हाईवे पर गलत डायरेक्शन में ट्रक को घुसा दिया और सामने से आ रही एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण की वैन के पर खच्चे उड़ गए और वैन में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि ट्रक को नाबालिग ड्राइव कर रहा था। खबर मिलते ही पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। जब पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर को उतरने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। पुलिस कर्मियों ने गन तान दी, वो फिर भी नहीं उतरा। आरोपी ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए रोबोट के साथ डॉग स्क्वाड टीम को बुलाना पड़ा। रोबोट की मदद से ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकालकर काबू में किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो सलार वर्सेस डंकी बॉक्स ऑफिस पर विनर कौन बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए कि कतर में मोदी डिप्लोमेसी की जीत कैसे हुई। कतर में भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी की सजा नहीं होगी। भारत सरकार के दखल के बाद कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि फैसले की डिटेल्स का इंतजार है, इसके बाद अगले कदम पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी थे। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए थे। साल का जश्न चल रहा है तो दूसरी तरफ कोविड का बढ़ता ग्राफ लोगों को डरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4097 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 702 नए मामले दर्ज किए गए और 24 घंटे में खतरनाक वायरस 6 लोगों की जान ले चुका। आपको बताऊं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 से महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक मरीज की मौत हो चुकी। अब आगे बढ़ते बताता हूं आपको शेयर बाजार का से लेकर के सर्राफ बाजार का क्या हाल रहा है। आज भी शेयर बाजार में रौनक नहीं। सेंसेक्स 372 अंकों की बढ़त के साथ 72,410 पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 124 अंकों की दौड़ लगाते हुए 21,779 पर पहुंच गया। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी में तेजी रही। तमिल एक्टर और डीएमडी के पार्टी के संस्थापक विजयकांत का कोविड से निधन हो गया। 71 साल के विजयकांत ने चेन्नई के MIOT अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि तमिल फिल्म जगत के एक दिग्गज ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से लाखों लोगों का दिल जीता। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया जिसे भरना मुश्किल होगा। आदित्यनाथ योगी आज लखनऊ में जब वो सीएम आवास पर बैठक कर रहे थे तब अखिलेश कैंप की बहुत बड़ी खबर उनके पास पहुंची। ये खबर यादवों में टूट को लेकर, यादव समाज के वोटों में बंटवारे को लेकर। दरअसल अखिलेश यादव को एक मुश्त वोट देने वाले यादव मंच ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। 2024 के इलेक्शन में अब यह तबका अखिलेश को वोट नहीं देना चाहता। यादव मंच ने इशारों ही इशारों में सीएम योगी को नेता बताया। अखिलेश के लिए टेंशन बहुत ज्यादा है और इसलिए जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव मंच की सभा को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी और अगले सवाल का जवाब देने लगे। अखिलेश का कोर वोटर उनसे छिटक क्यों रहा है, किन बातों की वजह से दूरी बनाई, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। अब वो यादवों को इसलिए नहीं, यादव वोट अपना बैंक समझ रहे, लेकिन यादव वोट उनसे कैसे किया। अब यादव वोट ज्यादातर 80 में 70% वोट समाज भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि यादव बहुत परेशान है और घोषी तो ज्यादातर परेशान है क्योंकि उनको कोई नहीं देखता है। नेताजी के पीछे अब नेताजी था तब कोई और मामला था, अब तो अपनी राजनीति अपने चक्कर में हम लोग कार्यकर्ता थोड़े परेशान हो सकते भाई। यादव समाज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी के साथ नहीं है, वो नेताजी के साथ था। मेरा जो मानना है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी को जमीन पे आना चाहिए, धरातल पे। ये अखिलेश यादव पर यादव समाज का पहला सर्वे है। 2024 के इलेक्शन में यादव किधर जाएंगे, किसे वोट देंगे, इसका ऐलान डंके की चोट पर किया जा रहा है। यादव मंच ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव में यादव मंच ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला किया।
ये डिसीजन लखनऊ में हुई यादव महासभा में लिया गया। इस यादव महासभा में अखिलेश के कुनबे से किसी को नहीं बुलाया गया था। अखिलेश यादव के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यादवों का वोट बंटना उनके सियासी मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। अगर कोई सामाजिक संगठन है तो निश्चित रूप से उसे किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं होना चाहिए, कोई लेबल स्टैम्प नहीं लगनी चाहिए कि हम इस राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर हम सामाजिक संगठन है तो हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकता है और हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो संगठन है, एक जो संगठन आज शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसके ऊपर एक रबर स्टैम्प लगी हुई थी कि वो एक पार्टी विशेष का संगठन बन गया है, समाजवादी पार्टी का संगठन। हाँ, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा मतलब कहा जाए कि उसके दुष्परिणाम आज यादव समाज भुगत रहा है। यादव महासभा आपस में टूटी हुई है, कई टुकड़ों में टूट गई है। तो समाज की जो आज स्थिति है, ऐसा नहीं है कि उससे टूट के बनी, किससे बनी। आज यादव मंच में ज्यादातर लोग, जहां पर जो हमारे समाज के लोग उपस्थित हैं, उसमें ज्यादातर 80% लोग वो लोग हैं जो यादव महासभा में जिला से लेके प्रदेश से लेके पदाधिकारी रहे हैं। वो आज यादव मंच के साथ हैं। वो इसलिए मंच के साथ है, कौन टूटा कौन नहीं है, वो इसलिए यादव मंच के साथ में है कि यादव मंच समाज की लड़ाई जमीन से शुरू करेगा। जिस यादव मंच ने अखिलेश से दूरी बनाई है, वो अखिल भारतीय यादव महासभा का हिस्सा हुआ करता था। माना जाता है कि इसी की बदौलत मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद अखिलेश यादव की सीएम बनने की इच्छा पूरी हुई। मगर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश से यादवों का बड़ा तबका ठगा महसूस करने लगा। इसीलिए पहले यादव मंच का गठन किया और अब अखिलेश से तौबा कर ली। यादव महासभा के इस फैसले ने अखिलेश की बोलती बंद कर दी है। अब सवाल यह है कि यादव अगर अखिलेश को वोट नहीं देंगे तो फिर कौन? यूपी में यादवों की आबादी 9 से 10% है। 12 जिले ऐसे हैं जहां यादव समाज की तादाद लगभग 20% है। 2019 के इलेक्शन में इन वोटर्स के दम पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% यादवों ने अखिलेश की पार्टी को वोट दिया। मगर अब समीकरण बदल रहे हैं। यादवों का अखिलेश से मोहभंग होना शुरू हो गया है और जब से पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, यूपी के यादवों का भी झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। मैनपुरी और इटावा जैसे यादव लैंड के लोग कैमरे पर अखिलेश का विरोध और मोदी योगी की नीतियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, क्षत्रिय महासभा कर रही है, लेकिन इससे भी लोगों को नाराजगी है कि यादव महासभा को बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया। जो एक टाइम नेताजी के टाइम सबसे बड़ी महासभा उत्तर प्रदेश के अंदर थी और वो इलेक्शन में एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट देती थी और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जो उन्होंने अपने में भी बीजेपी यादव महासभा का गठन किया, जिससे जो नाराज यादव थे वो बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। पकड़ थी बढ़िया, लेकिन इनकी तो कोई वही नहीं है। ये तो अपना मोमडन वोट और वोट देखते हैं। यादव तो ये कहते हैं ये तो मेरा ही है और इसीलिए जब अपना वो धोखा ले रहे हैं, उससे कोई वो नहीं है। आज तक किसी भी अपने समाज के यादवों से और महासभा के लोगों से कभी आज तक किसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने संपर्क नहीं किया है और ना कोई उन्हें कोई यादव महासभा से लेना देना है। फिर लोग हताश हैं, निराश हैं, देखते देखते 14, 19, 17, 22 और अब 24 भी आ रहा है, तो उसका परिणाम आप सब लोग जानते ही हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है कुछ। तो उस सब को देखते हुए हर आदमी अपना एक सेफ जोन चाहता है, तो वो सेफ अब समझ रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही है। 2024 के लिए अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी हैं मगर यादव नहीं। जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी और योगी की जोड़ी भी इस बात में बिलीव करती है कि यूपी की सभी 80 सीटों को जीतना है तो यादवों का भी साथ चाहिए। इसीलिए संगठन से लेकर बड़े बड़े पदों तक यादवों को मौका दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के 2 विधायक यादव समाज से हैं, जिनमें से एक योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। आशीष कुमार यादव और सुभाष यदुवंश के रूप में बीजेपी ने 2 एमएलसी यूपी से बना रखे हैं। हरनाथ सिंह यादव और संगीता यादव भी यूपी से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। 4 यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के टिकट पर बने। 2017 में यूपी विधानसभा के लिए बीजेपी प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। सुधा यादव के रूप में बीजेपी ने यादव चेहरे को संसदीय बोर्ड में जगह दे रखी है। इसके अलावा अखिल भारतीय यादव महासभा की कमान यूपी में अरुण यादव के हाथों में है, जो बीजेपी से जुड़े हैं। ये वही अरुण यादव है जिनकी पत्नी शालिनी यादव ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा और इसी जुलाई महीने में बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश की यादव पॉलिटिक्स पर ग्रहण लगाने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यादव महासभा के अध्यक्ष रह चुके चौधरी हरिमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर शामिल हुए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12% यादवों ने वोट दिया था। माना जा रहा है कि इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यादव अखिलेश से दूरी बना रहे हैं, जबकि बीजेपी में मिलता पद और कद उन्हें मोदी और योगी के करीब ला रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी बीजेपी को मिला यादवों का वोट इसी बात पर मोहर लगाता है। पिछले कुछ सालों में इटावा और आसपास के कुछ जिलों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का रुतबा कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में वहां सीटें जीती हैं, उससे ये तो लगता ही है कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद अखिलेश यादव उस ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपनी कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ रखने में अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। चाहे ये उनकी लीडरशिप के प्रति अविश्वास का संकेत हो। यादव लैंड की ये वो सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। एकमात्र मैनपुरी सीट ऐसी है जहां डिंपल यादव ने उपचुनाव में जीत हासिल की। योगी ने इन सीटों के लिए भी दमदार स्ट्रेटजी बनाई है। कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा इस बार 0 पर पहुंच जाए, फिर चाहे अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें या फिर अकेले। आखिर ये कैसे मुमकिन होगा, तो इसे समझने के लिए 2019 के वोट परसेंटेज का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। 2019 में समाजवादी पार्टी को यूपी में 18.11% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 6.36%। जयंत चौधरी की आरएलडी ने 1.69% वोट हासिल किए। मौजूदा इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियां 1% पर भी नहीं पहुंच सकी थी। 9 पार्टियों के इस वोट परसेंटेज को अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 26.37% पहुंचता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 49.98% और सहयोगी अपना दल को 1.21% वोट यानी 51.19%। वैसे तो बीएसपी अकेले ही 24 के इलेक्शन को लड़ने का दम भर रही है, मगर फिर भी उसे विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल करने को लेकर मंथन हो रहा है। अगर इंडिया अलायंस और बीएसपी के इस वोट परसेंटेज को भी ऐड कर दें तो भी ये 45.8% पर पहुंचता है, यानी एनडीए से 5.39% कम। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश की थ्योरी है जिसकी ज्यादा सीटें उसी को ज्यादा टिकट। इस लिहाज से 10 सांसदों वाली बीएसपी के आगे मौजूदा वक्त में 3 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी की भूमिका बड़े भाई वाली नहीं रह जाएगी। और वैसे बीएसपी की अपनी शर्तें हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना ना तो अखिलेश के लिए आसान है, ना ही कांग्रेस को मंजूर होगा। बीएसपी ने कांग्रेस के सामने मांग रखी है कि वो मायावती से पिछली बातों को लेकर माफी मांगे और दलित पीएम उम्मीदवार के तौर पर मायावती का नाम आगे बढ़ाए, जो अखिलेश हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि इस सूरत में अखिलेश ना तो यूपी में खुद को प्रोजेक्ट कर पाएंगे और ना ही ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक पाएंगे। को निश्चित तौर से अपने सारी समीकरण को देखते हुए, जो देश के समीकरण हैं, जो आज जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, उन सबको देखते हुए बीएसपी को जरूर इस पर विचार करना चाहिए, साथ आना चाहिए। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर वाकई में ये चाहती है कि बीजेपी हटे देश से और ये दूसरे जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इनकी सरकार है जिसमें अभी तक हम नहीं है, तो इनको निकल के आना चाहिए। कुमारी बहन मायावती से माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने के बाद प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें कुमारी बहन मायावती को। एक देश में दृश्य दूसरा होगा एकदम। अगर कोई फैसला होता है किसी भी राज्य में, ये फैसला इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स के बीच में होगा। तो सभी को मालूम है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में काम कर रही है। 22 में समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। अखिलेश का सपना अधर में है। उनका सबसे बड़ा चैलेंज सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड से है, योगी की जीत के रिकॉर्ड से है, यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था और इकोनॉमी से है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर जूझना पड़ रहा है। 31 दिसंबर की डेडलाइन करीब है, मगर यूपी में सीट का फॉर्मूला क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश 62 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को महज 10 सीटें ही देने के मूड में है। जयंत चौधरी की आरएलडी को 5 से 7 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर के लिए दलित बहुल नगीना सीट छोड़ी जा सकती है। अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि कौन सी सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी है, इस पर भी अखिलेश ने मन बना लिया है और इसके लिए दलील 2019 की दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने 2019 में यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक पर ही जीत हासिल हुई। राहुल गांधी भी अमेठी सीट हार गए थे। बिहार में भी कांग्रेस का यही हाल रहा था। 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस बिहार में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई।
अखिलेश राहुल गांधी के नाम पर न तो इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ने को तैयार हैं और न ही कांग्रेस के कद को यूपी में स्वीकार्यता दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश के इस ऑफर पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है और न ही इसे स्वीकार करने के मूड में है। अखिलेश जी पूरे भारत में अकेले ऐसा नेता है कि अलायंस के मामले में उनको जाना जाता है कि उनसे बड़ा दिल तो भारत के किसी नेता का है ही नहीं। आप उसकी नजीर है 2017, उसकी नजीर है 2022, 2019। लोकसभा में क्या हुआ? जयंत चौधरी के इस ट्वीट ने भी अखिलेश यादव को टेंशन दे दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बर्थडे गिफ्ट मिलने के बाद जयंत चौधरी पाला बदल लेंगे। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2009 का इलेक्शन आया तो आरएलडी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने फिर अपनी सहयोगी पार्टी बदल ली। इस बार कांग्रेस उसकी सहयोगी थी। 2019 के इलेक्शन में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाशी। अब सामने 24 का चुनाव है और जयंत चौधरी पिछले कुछ वक्त से अपने पत्ते नहीं खोल रहे। अखिलेश यादव जी ने जोड़ तोड़ करके गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन को चला पाना अखिलेश यादव जी के लिए बहुत मुश्किल रहता है। अखिलेश जी के साथ जितने भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं रही है। चुनाव से पहले गठबंधन बनता है और चुनाव के बाद टूट जाता है। अब ऐसे में जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन कितने दिनों तक टिकेगा, ये देखने वाली बात है। वैसे जयंत चौधरी इधर लगातार अपने बयान बदल रहे हैं जिस तरह से, ऐसे में गठबंधन अगर टूट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश कंफ्यूजन में हैं, आपस में ही उलझे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी में अपनी तैयारियों को मिशन मोड में पहुंचाने की फाइनल रणनीति बना ली है। जनवरी महीने से बीजेपी का बूथ अभियान शुरू होने वाला है। हर लोकसभा सीट के लिए 35 लोगों की स्पेशल टीम को टास्क दिया गया है। खुद सीएम योगी इस टास्क को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जुटने वाले हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।